गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के क्वेश्चन लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। ये जो सीरीज आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है आपका। और जो है हमने आज जो है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को लिया है। आपकी ये सीरीज 10 क्वेश्चन की ऐसे लगातार चलती रहेगी। आप यदि हमारे वीडियो में लगातार बने रहेंगे तो संभावित बोर्ड के क्वेश्चन में बोर्ड का जो पेपर आएगा क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे अलग आपको कहीं से नहीं आएगा। तो चलिए ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है। अगर इजी नहीं है तो मैं इजी बनाने का आपको प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए दिया है पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। यदि आंकड़ों दिया गया है 2 3 4 5 5 6 7 7 7 यक्स, यानी ये संख्या आपको दी गई है। इन संख्या में तथा 2 का बहुलक 7 है। अब आप इतना तो जरूर जानते होंगे बहुलक किसे कहते हैं। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आई हो उसी को बहुलक कहते हैं। तो आपको यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। अगर कोई संख्या जितनी बार आ जाए उसको आप काउंट कर लीजिए। काउंट करने का मतलब आप उसको गिनिए, गिनने के बाद आप देखिए कौन सी संख्या सबसे अधिक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो 2 और कहीं नहीं है, 2 एक बार है। 3 देख रहे हैं, 3 आपको कहीं नहीं दिख रहा है। 2 एक यहाँ है और एक यहाँ, यही दो है। और इसके बाद 3 आप देख रहे हैं कहीं नहीं है। 5 आप देख रहे हैं 1 2 2 बार है। 6 कितनी बार है, 6 आप देख रहे हैं 1 बार है। और 7 7 7 कितनी बार है आप बताएंगे, 7 बार है। और उसके बाद कह रहा है यक्स तथा 2 का बहुलक 7 हो तो यक्स का मान ज्ञात करिए। जब बहुलक आपको 7 दे दिया है तो इसका आंसर क्या होगा आप बताएंगे, 7 होगा। पुनः समझेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। मैं एक बार आपको और दे रहा हूँ, यहाँ 2 2 3 3 3 6 7। अब यहाँ से यदि आपसे मैं पूछता हूँ इसमें बहुलक क्या है, तो आप इस सीरीज में देखेंगे बहुलक 2 कितनी बार, 2 बार है। 3 कितनी बार है, 1 2 3 3 बार है। और 6 कितनी बार, 2 है। 7 कितनी बार, 1 है। तो इसमें बहुलक की संख्या यदि आपसे पूछता है तो आप बहुलक की संख्या कितनी बताएंगे, बहुलक की संख्या आप 3 बताएंगे। इसी तरह से इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें यक्स, यही संख्या यक्स पूछ रहा है और यहाँ लिख दिया है बहुलक 7 हो तो यक्स का मान क्या होगा, तो आप बताएंगे यक्स का मान 7 होगा। बस इसको आपको सॉल्व नहीं करना था। जब बहुलक 7 दे ही दिया है तो यक्स का मान 7 होगा ही। अब जैसे एक सीरीज में यहाँ आपको और देता हूँ, 1 1 3 3 2 2 4 4 4 4। अब आपसे मैं पूछता हूँ इसमें बहुलक क्या है, तो देख रहे हैं 1 कितनी बार है, 2 बार है। 3 कितनी बार है आप बताएंगे, 2 बार है। 2 कितनी बार है, 2 बार है। ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है। 1 2 3 4 4 कितनी बार है आप बताएंगे, 4 बार है। यानी सबसे अधिक बहुलक किसका है आप बताएंगे, 4 का है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुलक कहीं भी मिलेगा, किसी भी प्रकार का मिलेगा, आप सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगी। चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं अगला देखते हैं आगे आपको कैसे सॉल्व करना है अगला क्वेश्चन। चलिए अब आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का मतलब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो दूसरा क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 5√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी त्रिभुज की भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई आप कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में होते क्या है, जिनकी 2 भुजा बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आप पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के बाद उसमें आपको कर्ण दे रहा है, तो चलिए ठीक है, आप यहाँ देखेंगे ये एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये समद्विबाहु त्रिभुज में हो गया, ये आपकी कर्ण की भुजा है। यहाँ नामकरण कर दीजिए ए बी सी, नामकरण हो गया। अब इस भुजा AC भुजा का मान कितना दे रहा है, तो क्वेश्चन में देखेंगे कर्ण भुजा का मान दे रहा है 5√2 दे रहा है। कितना दे रहा है आप लिखेंगे 5√2।
कर्ण भुजा का मान दे रहा है। अब 1 मिनट बात को और गौर से सुनेंगे। ये क्या है आपकी, आप बताएंगे ये हमारा आधार है और ये क्या है, ये आपका लंब है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी सी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होते हैं जिनकी दो भुजा आपस में बराबर हो। जैसे ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो आप क्या करेंगे, अब इसी में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, यहाँ क्या जानते हैं, आप जानते हैं कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर आप क्या लिखते हैं, लंब का वर्ग लिखते हैं, प्लस क्या लिखते हैं, आधार का वर्ग। यही तो लिखते हैं, कर्ण का वर्ग और कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कर्ण की भुजा का मान कितना दिया गया, आप लिखेंगे 5√2 लिखेंगे। ये हो गया कर्ण भुजा का मान। लंब भुजा आपकी क्या है, आप बताएंगे AC है, तो आप लिखेंगे सॉरी लंब भुजा का मान AB है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, AB का वर्ग करेंगे। आधार भुजा का मान क्या है, BC है, तो BC लिख देते हैं, BC का वर्ग कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनेंगे, यहाँ आपने देखा, क्या देखा आपने देखा, AB बराबर BC बराबर x, यानी x भुजा की लंबाई AB है, x भुजा की लंबाई AB है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अगर इसका वर्ग करेंगे तो आपको कितना होगा, 5×5=25 होगा, ये 25 होगा, √2 गुणे √2 करेंगे तो ये आपको 2 प्राप्त होगा। यहाँ इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, AB की वैल्यू कितनी दी गई है, x दी गई है, तो x² करेंगे। BC की वैल्यू कितनी दी गई है, x दी गई है, तो जब x दी गई है तो यहाँ x² करेंगे। आपको पता होगा 25 दूना कितना होता है, आप बताएंगे 50 होता है। इसके बाद x² को जोड़ेंगे तो कितना होगा, आप बताएंगे 2x² होगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ से इसको और इसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ आप कितना लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 25 इक्वल टू क्या लिखेंगे, x²। तो x² बराबर आप कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे 25। x बराबर कितना लिखेंगे, √में में 25 लिखेंगे। x बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। आपकी भुजा का मान पूछ रहा था कि समबाहु त्रिभुज है, उसकी कर्ण की भुजा दी गई है 5√2 सेंटीमीटर, तो इसकी आधार की और लंब की भुजा क्या होगी, तो आप बताएंगे आधार और लंब की भुजा कितनी कितनी प्राप्त होगी, 5×5 प्राप्त होगी, यानी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ जो आप लिखे थे x बराबर कितना आ गया, आप लिखेंगे 5 सेंटीमीटर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको श्रेणी दे रहा है। श्रेणी आपको क्या है, श्रेणी में आपसे कह रहा है एक श्रेणी बनी हुई है। श्रेणी के क्वेश्चन हम आपको जो है प्रैक्टिस सेट से पहले जब प्रश्नावली सॉल्व करा रहे थे तो सारी चीज़ें आपको हम बताए थे। ये तो आपका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 2, 3, 4 ऐसे लगातार चलती रहेंगी, आप लगातार वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं यहाँ कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, -1/2 दिया गया है, उसके बाद फिर कितना दिया गया, 2 दिया गया, डैश डैश का पूछ रहा है 11वां पद ज्ञात करिए। कौन सा पद पूछ रहा है, आप बताएंगे 11वां पद ज्ञात करिए। 11वां पद ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम श्रेणी में ए और डी को ज्ञात करेंगे। ए और डी आप जानते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ देखेंगे ए बराबर आप कितना लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे -3, यही होता है। अब यहाँ से यदि आपसे मैं पूछूं n बराबर कितना है तो आप बताएंगे 11 है। अगर यहाँ से मैं डी बराबर आपसे पूछता हूँ डी बराबर कितना है, तो डी बराबर आप क्या लिखते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देते हैं। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, यही तो पद है। तो आप यहाँ देखिए ये 3 पहला पद है, -1/2 ये दूसरा पद है, और 2 ये कौन सा पद है, तीसरा पद है। तो दूसरे पद में से -1/2 में से माइनस कितना घटाना है, -3 को घटाना है। तो जब घटाएंगे तो डी बराबर कितना लिखेंगे, 1/2 ऋण कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा, इसके नीचे 1 मानेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, डी बराबर कितना लिखेंगे, -1 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 6 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 हो जाएगा। डी बराबर कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे 5 आपको 2 प्राप्त होगा। ये आपको डी की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसके बाद इसमें 11वां पद की बात कर रहा है। 11वां पद का फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू लिखेंगे a + n - 1 डी, ये फार्मूला हो गया।
ए की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे। ए बराबर देखिए मैं यहाँ पहले ही लिख दिया हूँ, कितना है 3, तो यहाँ कितना लिखेंगे -3 प्लस एन की वैल्यू आपको ज्ञात, एन की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे। एन बराबर आपको कितना दे रहा है 11वां पद कह रहा है -1। डी की वैल्यू कितनी आई है 5/2 आई है। यहाँ तक उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। यहाँ डी का ए की मान कितना लिखेंगे -3 रखते हैं, प्लस 11 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा आप बताएंगे 10 आएगा, गुणे 5 बटे कितना लिखेंगे 2। उम्मीद है यहाँ तक आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। यहाँ से आप क्या करेंगे, इस 2 को इस 5 को 10 को कैंसिल करेंगे तो 2 1 के 2, 2 पंचे 10 होगा। यहाँ कितना लिखेंगे -3 लिखेंगे, प्लस 5 पचे कितना होगा आप बताएंगे, 5 पचे 25 होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 25, ये 25 है प्लस 25 है, ये -3 है, तो 25 में से -3 को घटाएंगे तो आपको पता होगा आप कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। यही आपका 11वां पद प्राप्त हो गया। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था। उम्मीद है यहाँ तक आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। तीसरे क्वेश्चन में देखिए ये श्रेणी दी गई थी का 11वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा था। अगर चैप्टर को आप विस्तृत से नहीं पढ़े हैं तो उस चैप्टर को जो है आप जाके पढ़ लीजिए, सूत्र देख लीजिए। मैं तो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, सूत्र लिख रहा हूँ, सूत्र लिखने के बाद कैसे सॉल्व किया जाएगा सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। लेकिन आपको चैप्टर जरूर सॉल्व करना चाहिए। जब तक आप चैप्टर को नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सूत्र याद होना चाहिए आपका, पहला पद किसे कहते हैं, यनवा पद किसे कहते हैं, डी किसे कहते हैं, तो ये सब सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसीलिए ये श्रेणी थी, ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया। डी की वैल्यू आपने कैसे निकाला हमने बताया, डी की वैल्यू दूसरे पद में से, ये दूसरा पद है, दूसरे पद में से पहले पद को हमने घटा दिया, ये आपको प्राप्त हो गया डी की वैल्यू। तो इसको हमने सॉल्व किया, डी की वैल्यू इतनी आ गई। सूत्र, ये सूत्र है, आपसे पूछा जाए तो ये क्या है, ए एन इक्वल टू, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपका फार्मूला है, सूत्र है। ए की वैल्यू -3, एन की वैल्यू 11 है, तो ये देखिए 11वां पद कहा था इसलिए 11 रखा गया, और उसके बाद डी का मान 5/2 लिखा गया है। इसके बाद इसको सॉल्व किया गया 22 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा, यानी सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब आपको इसमें डी पूछ रहा है। डी आप कैसे ज्ञात करेंगे, डी ज्ञात करने का आपको बहुत एक इजी तरीका है। अब उसको कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ आप देखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कितना लिखा गया है, लिखा है ए, लिखा है 21 लिखा है, माइनस ए लिखा है और कितना लिखा है 7, इक्वल टू कितना किया है 84। ध्यान दीजिएगा। अब आपको जब मैं चैप्टर सॉल्व करा रहा था तो हमने आपको बताया था कि 7वां पद, समांतर श्रेणी का 7वां पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होता है, इसको हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था। अगर उस वीडियो को आप ना देखे हैं तो उसको जाके जरूर देख लीजिए। जब तक देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है ए 21 लिखा गया है, माइनस कितना लिखा गया ए 7 लिखा गया है, इक्वल टू कितना लिखा गया है 84 लिखा गया है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपसे एक मिनट थोड़ी देर के लिए आपको पूछता हूँ, समांतर श्रेणी का यनवा पद क्या होता है। तो यनवा पद आप बताते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही तो बताते हैं। अगर यही ए के स्थान, एन के स्थान पे मैं अगर यहाँ 2 लिख देता हूँ तो समांतर श्रेणी का दूसरा पद मान लीजिए पूछता हूँ, तो समांतर श्रेणी का दूसरा पद आप क्या बताते हैं, ए प्लस एन के स्थान पे 2 लिखते हैं, -1 लिखते हैं, यहाँ डी लिखते हैं। तो यहाँ कितना लिखते हैं, ए प्लस डी लिखते हैं, यही तो लिखते हैं। यदि मैं आपसे तीसरा पद पूछता हूँ, समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस, तो अब की बार यहाँ एन के स्थान पे कितना लिखेंगे 3 -1 लिखेंगे, यहाँ डी होगा। ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र है। अब इसी सूत्र में हमने दूसरा पद पूछा, दूसरा पद क्या होता है, ये हो गया। अगर समांतर श्रेणी का पहला पद मैं पूछता तो आप क्या बताते, ए बताते, ये बताते। अब यहाँ देखिए, समांतर श्रेणी का दूसरा पद ए प्लस डी हो गया। तीसरा पद क्या होगा, तीसरे पद के लिए यहाँ लिखेंगे ए प्लस, 3 में से 2 को घटाएंगे, 3 में से 1 को घटाएंगे 2 आएगा, 2 गुणे यहाँ कितना है डी है, तो ए प्लस कितना लिखेंगे 2d लिखेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। अगर आपसे मैं दूसरा पद पूछता हूँ तो ए प्लस डी बताएंगे, तीसरा पूछूंगा तो ए प्लस 2d बताएंगे, चौथा पूछूंगा तो ए प्लस 3d बताएंगे, पांचवा पूछूंगा तो ए प्लस 4d बताएंगे। कहने का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, ए कितना लिखा गया 21 लिखा गया। अब इसमें देखिए ए 21 का मतलब ये हो गया आपका समांतर श्रेणी का
21वां पद क्या होगा? तो 21वां पद के लिए आप जानते हैं डायरेक्ट कैसे लिखेंगे 21वां पद? लिखेंगे a प्लस क्या होता है, n के स्थान पे 21 लिखेंगे, यही तो होगा। ये n है, ये n है। तो चलिए फिर है यहाँ मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ। a21 का मतलब यहाँ लिखेंगे a प्लस n n n माइनस 1 d होता है। तो यहाँ 21 लिखा गया है, a लिखेंगे प्लस 21, यहाँ यहाँ पहले मैं n लिख देता हूँ, ये हो गया। अगर यहाँ a 21 लिखा गया है तो यानी n की वैल्यू कितनी है, 21 है, तो यहाँ भी 21 लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे, d लिखेंगे। यहाँ कितना लिखेंगे, a प्लस 21 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा आप बताएंगे, 20। यहाँ कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, इसको आप डायरेक्ट करिए। जब तक आप पूरा फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगा के लिखेंगे, तब तक तो समय काफी निकल चुका रहेगा। पेपर में आपको इतना सब ये सब सारी चीजें याद होनी चाहिए। 21वां पद की बात कर रहा है तो a प्लस कितना लिखेंगे, 20d लिखेंगे, माइनस यहाँ कौन सा पद कर रहा है, 7वां पद कर रहा है। जब 7वें पद की बात कर रहा है तो कोष्टक में लिखेंगे a प्लस 6d लिखेंगे, इक्वल टू कितना लिखेंगे, 84 हो गया। यहाँ 7वां पद a प्लस 6d हो गया। अब जैसे इसको निकाला गया ऐसे आप इसको भी निकालेंगे, लेकिन हमने कई बार इसको आपको प्रैक्टिस कराया। कई बार जब चैप्टर को पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि ऐसे ऐसे आप लिखिएगा। तो अब देखिए जब प्रैक्टिस सेट में चलेंगे तो आप सूत्र का निगमन, फार्मूले का एक एक पॉइंट नहीं बताएंगे, आपको डायरेक्ट सूत्र बताएंगे, उसी के माध्यम से सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे a प्लस कितना लिखेंगे, 20d माइनस कोष्टक के पहले यदि ऋण चिन्ह है तो 20 के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए ये माइनस है, यहाँ कोष्टक लगा है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस 6d लिखेंगे, इक्वल टू कितना लिखेंगे, 84 हो गया। यहाँ भैया आप देखेंगे a प्लस में है और यहाँ a क्या है, माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा 20d बचा है, माइनस 6d बचा है, इक्वल टू कितना हो गया, 84 हो गया। आपको यहाँ क्या करना है, 20 में से 6 को 20d में से 6d को घटाना है, तो आपको पता होगा कितना आ जाएगा, 14d आ जाएगा। 14d आ जाएगा तो यहाँ कितना लिखेंगे, 84 लिखेंगे। अब यहाँ d बराबर आपको कितना प्राप्त होगा, 84 बटा कितना लिखेंगे आप, 14 लिखेंगे। d बराबर कितना आ जाएगा आप इसको आप बताएंगे, इसको आप 84 में यदि 14 से भाग करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा आप बताएंगे, 6 बार जाएगा, 14 6 कितना होता है आप बताएंगे, 84 होता है। डी की वैल्यू आपको 6 प्राप्त हो गई, यही आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इतना समय इसलिए लग गया कि मैं थोड़ा सूत्र का निगमन किया, बताया कि इसको ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको तो ये करेंगे। सर्वांतर पूछा था इस, देखिए कह रहा था उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा, जो इतना इतना दिया गया था, तो हमने आपको ऐसे करके दिखा दिया। इस तरह से आप ऐसे सॉल्व करेंगे। कहीं हम उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। कह रहा है यदि आरोही क्रम में संख्या 7 8 2x माइनस 3, अगले कोष्टक में 2x माइनस 1 15 7 15 17 20 और 22 की माध्यिका 14 है तो x का मान ज्ञात करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे ज्ञात करना है, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए कितना दिया गया, पहले फटाफट इसको लिख लीजिए। 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 2x माइनस कितना लिखेंगे 3, उसके बाद फिर कितना लिखेंगे 2x माइनस 1 लिखेंगे, अगले आगे क्या लिखेंगे 15 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर कितना हो गया 20, इसके बाद फिर कितना है और 22 है। जरा यहाँ से आप ध्यान से सुनेंगे, जरा इस अंक को गिनिए। क्वेश्चन में आपको कह दिया है ये आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब इसको आपको किसी भी प्रकार के किसी भी क्रम में व्यवस्थित नहीं करना है, ये क्रम व्यवस्थित करके आपको दिया गया है। जब क्रम को व्यवस्थित करके दे दिया गया है इसमें आपको क्या करना है, इसको गिन लीजिए 1 2 3, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, ये छठवां पद, ये सातवां पद, ये आठवां पद। अब ये बताइए गिनने पर कितना आया, आप बताएंगे 8 आया। पदों की संख्या कितनी आई आप बताएंगे, पद कितने हैं, पद की संख्या कितनी है, पद की संख्या आप बताएंगे 8 है, तो 8 है तो सम पद है, विषम है, आप बताएंगे सम है, ये सम है, 8 तो आपका समय है। अब सम पद का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा सम पद का फार्मूला होता है 1/2। ध्यान से सुनेंगे, पहले 1/2 यहाँ लिखेंगे क्या, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान, ये हो गया।
अब ध्यान से सुनेंगे, 1/2 को आप यहाँ ऐसे लिखते चलेंगे, ये हो गया। ये क्या लिख रहे हैं, ये ध्यान से सुनिएगा, ये माध्यिका का फार्मूला है, यहाँ लिखेंगे माध्यिका। माध्यिका बराबर, माध्यिका क्या है, पदों की संख्या सम है, तो सम वाला फार्मूला लगा रहे हैं। अब यहाँ से देखिए पदों की संख्या कितनी है, 8। 8 बटा कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। दुवें पद का मान, अगर यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, समझ छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ स्पेस ना होने के कारण। क्वालिटी आप बढ़ाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया से दिखाई देगा। आप 360 पे करके देखेंगे वीडियो को, आपको बहुत बढ़िया से दिखाई देगा। यहाँ कितना लिखेंगे, n की वैल्यू कितनी है, n पदों की संख्या n है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 8/2 + 1 लिखेंगे। वें पद का मान लिखेंगे, वें पद का मान, ये आप इससे इसको लिखते चलेंगे। यहाँ से इसको काटेंगे, 2 के 2, 2 चौक 8, यहाँ लिखेंगे कितना, 1/2 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे चौथावां पद का मान प्लस 2 के 2, 2 चौक 8, कितना हो गया, 4। यहाँ लिखेंगे पांचवा पद का मान, पांचवा पद। अब ध्यान से सुनेंगे, 1/2 यहाँ ऐसे लिख लीजिए। चौथा पद, अब इस श्रेणी में चौथा पद को गिनिए, चौथा पद कहाँ है, ये प्रथम पद है 7, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, चौथा पद कितना है, 2x - 1 है, यही तो है। अब चौथा पद पूछा था, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ लिखा है पांचवा पद का मान, पांचवें पद का मान क्या है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ध्यान दीजिएगा मैं हाथ कहाँ कहाँ रख रहा हूँ, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। चौथा पद यहाँ लिख दिया। अब ये पांचवा पद है, पांचवा पद कितना है आप बताएंगे, 15 है, ये हो गया। अब यहाँ फिर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1/2। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x, इसको इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। 15 में से यदि 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आप बताएंगे, प्लस कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ कितना लिखेंगे आप, 1/2 लिखते हैं। यहाँ से 2 को कॉमन कर लीजिए, जब 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ आपको कितना प्राप्त होगा, x प्लस कितना होगा, 7, ये हो गया। यदि इसका गुणा इसमें करेंगे 2x होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 से 14 होगा, तो हमने 2 को कॉमन कर लिया। जब 2 को कॉमन कर लिया, 1 2 नीचे है, 1 2 यहाँ कैंसिल हो गया। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ देखिए कितना आ गया, आप बताएंगे, x प्लस कितना आ गया, 7। अब ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन पे एक बार आइए पुनः। और 22 की माध्यिका कितनी है, 14 है। तो ये माध्यिका का फार्मूला लगा है, यहाँ माध्यिका कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। तो 14 आप इधर ऐसे लिखते चले आएंगे। जब 14 लिखते चले आएंगे तो यहाँ अब आपको इसमें क्या करना है, पक्षांतर करना है। यहाँ 14 को ऐसे लिखेंगे, x को इधर लाएंगे, -x होगा, -7 होगा, इसके टू कितना होगा, x होगा। इसको घटाएंगे, 7 बराबर 7 हो गया। यानी इसकी माध्यिका कितनी प्राप्त हो गई, आप बताएंगे, इसकी माध्यिका हमको कितनी प्राप्त हुई, 5 प्राप्त हो गई। ये देखिए, ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन में आपको माध्यिका का फार्मूला लगाया, पहले हमने पदों को गिना, पदों की संख्या सम थी तो ये फार्मूला लगाया, n बराबर 8 हुआ, माध्यिका n/2 में पद का मान होता है, प्लस n/2 + 1 में पद का मान। उसके बाद माध्यिका कितनी थी, यहाँ आप इक्वल टू करते चले आइएगा, ऐसे ऐसे। यहाँ आप चाहे 14 लिखिएगा, चाहे यहाँ डायरेक्ट यहाँ नीचे आके 14 लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये माध्यिका आपको इतनी प्राप्त हो गई। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर ये आपका था 5। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व किया जाएगा, जरा आप ध्यान से देखिए, उसको पढ़िए एक बार, उसके बाद मैं पुनः क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे, ओ एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, आप बताएंगे, ओ है। ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा क्या है, AC है। जीवा AC 8 सेंटीमीटर तथा जीवा BC 6 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा गया है। तो पहले आप सर्वप्रथम क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाने के बाद वृत्त में जीवा कहाँ होती है, केंद्र कहाँ होता है, व्यास कहाँ होता है, इन सब सारी चीजों को हमने जब पढ़ा रहे थे तो आपको हम बताए थे। उस वीडियो को यदि ना देखे हो तो जाके देख लीजिए। चलिए पहले मैं यहाँ सर्वप्रथम ये क्या बना रहा हूँ, वृत्त बना दे रहा हूँ। ये आपका वृत्त है, आप बताएंगे वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। अब यहाँ से यदि यहाँ से यहाँ तक की रेखा जाती है तो ये आप जानते हैं क्या होता है, व्यास होता है। और इससे पूछते हैं तो ये क्या होता है, आप बताएंगे ये इसका केंद्र है। अब ओ केंद्र है, मान लेते हैं ओ इसका केंद्र है। अब इसमें कह रहा है
केंद्र के साथ साथ दो वृत्त में दो जीवाएं होती है। जीवा क्या होती है? जो केंद्र से हट की रेखा होती है वही जीवा होती है। तो चलिए केंद्र से हट के, ये देखिए केंद्रीय है, जीवा यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं। जीवा आपके ऊपर निर्भर करता है कि कहाँ है। तो चलिए जीवा आप ऐसी जगह खींचिए जिससे हमको किसी चीज का निर्माण हो। अब देखिए जीवा यदि अगर यहाँ हम ऐसे खींच देते हैं, यहाँ एक 8 सेंटीमीटर का खींच दिए, एक 6 सेंटीमीटर का खींच दिए। चलिए यही तो कहा क्वेश्चन में यही कहा न, दो जीवाएं हैं, एक 8 सेंटीमीटर की, एक 6 सेंटीमीटर की, दो जीवा हम खींच दिए। क्या इन दोनों जीवा से आपका कुछ निष्कर्ष निकल रहा है? आप इन दोनों जीवा से कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। निष्कर्ष कब निकालेंगे? इस रेखा को सटीक ढंग से खींचिए, किसी एक चीज का निर्माण हो। एक चीज का निर्माण होने का मतलब ये हो किसी एक वृत्त का निर्माण हो। अब वृत्त हो गया, एक त्रिभुज का निर्माण हो। त्रिभुज का निर्माण कैसे होगा? देखिए ये जो जीवा थी, इस जीवा को क्या मैं ऐसे खींच सकता हूँ? आप बताएंगे खींच सकते हैं। क्या ये बताइए, एक जीवा मैं यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक इस तरह से खींच सकता हूँ? आप बताएंगे एक जीवा खींची जा सकती है। जब यहाँ से यहाँ तक एक जीवा खींची जा सकती है तो इसी का नामकरण कर दीजिए। अच्छा ये बताइए इसमें कौन सी जीवा आपको बड़ी लग रही है, कौन सी छोटी लग रही है? आप बताएंगे ये बड़ी है तो इसको 8 सेंटीमीटर कर देते हैं। आप बताएंगे ये छोटी है, इसको 6 सेंटीमीटर कर देते हैं। नामकरण कर दीजिए, ए बी सी, नामकरण हो गया। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान से सुनेंगे। ये बताइए त्रिभुज में ये जो त्रिभुज बना है, ये वृत्त में जो त्रिभुज बना है कैसा त्रिभुज है? आप बताएंगे समकोण त्रिभुज है। अब वो समकोण त्रिभुज कहाँ बन रहा है? ध्यान दीजिएगा, वह समकोण त्रिभुज आपको यहाँ बन रहा है। मान लीजिए ये हो गया समकोण। अब यहाँ से ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे? अब ये भुजा ए बी यहाँ लिख लेते हैं। ए सी बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर है। और उसके बाद बी सी क्या है? बी सी कितनी है? आप बताएंगे 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। अब ए बी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ए बी की लंबाई आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो जब ज्ञात करनी है तो आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे? ज्ञात करने का मात्र एक ही तरीका है। जब यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा तो बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। तो ये क्या मानेंगे? इसको आप मान लेंगे कर्ण मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? आधार मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? लंब मान लेंगे। अब यहाँ लिख लीजिएगा त्रिभुज, त्रिभुज क्या लिखेंगे? ए सी बी में, ए सी बी में आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? आप यहाँ लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे? लंब का वर्ग प्लस क्या लिखेंगे? आधार का वर्ग। आधार का वर्ग। कर्ण क्या है? कर्ण की भुजा क्या है? आप बताएंगे ए बी। हमने त्रिभुज में माना है कर्ण ये है। अब इसके बाद लंब क्या है? आप लंब बताएंगे 8 का वर्ग। 8 का वर्ग कर लेते हैं। आधार क्या है? अब आपको हमने बताया है, ये क्या है? ये आपका AC लंब है। और ये क्या है आपका? ये आधार है। और ये क्या है आपका? कर्ण है। ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद आधार क्या है? आप बताएंगे 6। 6 का वर्ग कर लेते हैं। तो AB का वर्ग बराबर लिखेंगे, AB का 8 28 कितना होगा? 64। 6 4 कितना होगा? 36। यही होगा, ये आपका वर्ग में है। तो यहाँ लिखेंगे AB का वर्ग बराबर कितना लिखेंगे? इसको जोड़ेंगे 6 4 10 होगा। 6 4 10 और 6 3 9 1 10 कितना हो गया? 100 हो गया। कितना जोड़ने पर आया? 100 आ गया। अब यहाँ से ध्यान देंगे आप, यहाँ लिखेंगे AB बराबर कितना लिखेंगे? रूट में 100 लिखेंगे। तो AB की लंबाई आपको कितनी प्राप्त हो गई? आप बताएंगे 10 प्राप्त हो गई। क्या आपका यही आंसर हो गया? आपको लगता होगा आंसर यही हो गया, लेकिन ये आपका आंसर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तो वृत्त का निकला व्यास, ये भी वृत्त का व्यास है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है त्रिज्या। जब क्वेश्चन में त्रिज्या पूछा है तो यहाँ त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे त्रिज्या। अच्छा त्रिज्या है क्या? त्रिज्या आपकी OB वही तो होगी, OB त्रिज्या है, OB त्रिज्या है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? व्यास। व्यास बटा कितना लिखेंगे? 2। व्यास क्या है? आप लिखेंगे AB। अब त्रिभुज वृत्त में आ जाते हैं। अब त्रिभुज का खेला खत्म हो गया। त्रिभुज से हमने इस भुजा का मान निकाल लिया। जब इस भुजा का मान निकाल लिया तब त्रिभुज छोड़ दीजिए आप। अब वृत्त में आइए। वृत्त में ये भुजा क्या पढ़ी जाएगी? आप बताएंगे व्यास पढ़ी जाएगी। जब व्यास पढ़ी जाएगी, AB व्यास है तो OB की बात करते हैं। OB क्या है? तो आप बताएंगे OB त्रिज्या है। तो क्या लिखेंगे? यहाँ OB लिखा दिए। यहाँ आप व्यास क्या लिखे? AB लिख दिए।
अब OB की बात कर रहा है तो यहाँ व्यास कितना निकाले हैं, 10/2 हो गया, तो कितना आ गया आप बताएंगे, 5 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक उम्मीद है आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या क्या होगी। तो चलिए ठीक है, माना संख्या क्या मानेंगे, माना पहली संख्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या क्या लिख लेते हैं, x, और दूसरी संख्या क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या आप y लिखेंगे। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रहा है, आप लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे, 26 लिखेंगे। ये समीकरण आपका कितना बन गया, आप बताएंगे, ये समीकरण हमारा फर्स्ट बन गया। इसके बाद आगे आते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, तो पहली संख्या x लिखे हैं, दूसरी संख्या क्या है, y है, तो दूसरी संख्या का 3 गुना कह रहा है, 3y लिख दीजिए, ये 3y हो गया। अब ये देखिए x की वैल्यू उठा ले जाके समीकरण 1 में रख दीजिए। जब x की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो क्या होगा, इस x के स्थान पे आप ये बताइए कितना रखेंगे, x बराबर 3y आया, कहाँ से आया, ये प्रश्न के अनुसार आया। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या का 3 गुनी कहा, तो 3 गुना कर दिया। अब यहाँ से आप ध्यान से सुनेंगे, यही x का मान यहाँ ले जाके प्रतिस्थापित करेंगे, x माइनस y बराबर कितना है, 26, तो x की वैल्यू कितना निकाले हैं, 3y माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 26। इसको इसमें से घटाएंगे, 3y में से y को घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, आप बताएंगे 2y प्राप्त होगा। यहाँ कितना लिखेंगे, 26। यहाँ से देखिए 2 को और 26 को कैंसिल करेंगे तो y बराबर आपको 2 के 2 2 3 6 कितना प्राप्त हो गया, आप बताएंगे 13 प्राप्त हो गया। y की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई, आप बताएंगे y की वैल्यू 13 प्राप्त हो गई। अब यही y का मान उठा ले जाके यहाँ प्रतिस्थापित कर दीजिए और चाहे यहाँ प्रतिस्थापित कर दीजिए। चलिए इसको समीकरण 2 बना देते हैं। अब लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 क्या है, x बराबर कितना है, 3y है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे y की वैल्यू कितना आया है, 13 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 13 3 कितना हो जाएगा, 39 हो गया, x की वैल्यू आ गया। यदि आपको उत्तर की जांच करनी है तो ये आंसर x की वैल्यू और y की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए। अगर 26 दोनों तरफ बराबर आ जाता है तो सही है, न गलत है। चलिए उत्तर की जांच कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 26, x की वैल्यू कितनी आई है, आप बताएंगे 39, और y की वैल्यू कितनी आई है, आप बताएंगे 13, ये हो गया। अब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे 9 में से 3 गए कितना आ जाएगा, 6, 3 में से 1 गए कितना आ जाएगा, 2, यानी 26 बराबर कितना आ गया, आपको 26 प्राप्त हो गया। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैं ज़्यादा स्पीड से बता रहा हूँ, ये तो प्रैक्टिस से ठहिए है, आप इसको भी स्पीड में लगाने का प्रयास करिएगा। अब मैं एक एक स्टेप आपको आगे पुनः बताने चल रहा हूँ, लेकिन आज ये पहला जो है आपका प्रैक्टिस सेट है, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाएंगे तो आपको भी समय नहीं लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर की बार कौन सी बारी है, आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे, यहाँ कितना लिखा गया है, 3 कामा कितना लिखा गया है, 4। अब यहाँ देखिए कह रहा है बिंदु 3 कामा 4 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। मूल बिंदु होता क्या है, हमने आपसे बताया था मूल बिंदु 0 कामा 0 होता है, तो जब 0 कामा 0 होता है तो यहाँ मूल बिंदु 0 कामा 0 लिख लीजिए। अब ये हो गया। अब ये बताइए जब मूल बिंदु 0 कामा 0 होता है तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला होता है, आप जानते हैं, यहाँ लिखते हैं डी बराबर कितना लिखते हैं, ये हो गया। यहाँ लिखेंगे कितना, x2 माइनस x1। अब x2 x1 क्या है, इसको आपको हम कई बार वीडियो में बता चुके हैं, इतनी सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अब इसको क्या मानेंगे, चाहे आप इसको x1 मान लीजिए, y1 मान लीजिए, x2 मान लीजिए, y2 मान लीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है किस बिंदु को x1 मान रहे हैं, किस बिंदु को x2 मान रहे हैं। तो चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको x2 मान लेता हूँ, इसको y2 मान लेता हूँ, इसको x1 मानूंगा, इसको y1 मानूंगा, क्योंकि मूल बिंदु है, मूल बिंदु को हम पहले लिख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा,
इसको x2 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, x2 की, x2 यहाँ देखिए x2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0 है, 0 लिख लेते हैं, पूरे का होल वर्क कर देते हैं, प्लस y2 क्या है, y2 आप बताएंगे 4 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0 है, इसका वर्क कर देते हैं। यहाँ कितना लिखेंगे 3, 3 में से यदि 0 को घटाएंगे तो आप जानते हैं 3 ही आएगा, तो यहाँ 3 का वर्ग लिखेंगे, प्लस यहाँ 4 में से 0 को घटाएंगे 4 ही आएगा, 4 का वर्ग हो गया। अब यहाँ कितना लिखेंगे 3 त्रिक 9 लिखेंगे, 4 चौक कितना लिखेंगे 16, 16 9 कितना होगा 25 होगा, इसका वर्गमूल कितना आएगा 5 आएगा, यही आपका आंसर हो गया। आपको सूत्र याद होना चाहिए, जब तक सूत्र नहीं याद रहेगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर आपको दिया गया है, साइन थीटा बराबर आपको कितना दिया गया है, इसको ध्यान देने की बात है। साइन थीटा बराबर आपका होता क्या है, फार्मूला सूत्र हम इसके पहले की वीडियो में करा चुके हैं। यहाँ लिखेंगे आप क्या लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर कितना लिखेंगे 4/5 लिखेंगे। अच्छा ये बताइए साइन थीटा बराबर होता क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा क्या होता है कण होता है, यही तो होता है। यहाँ इस तरह से आप चित्र बनाएंगे, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लंब क्या है, लंब आप बताएंगे 4 है, कण क्या है आप बताएंगे कण 5 है। ध्यान सुनिएगा, पुनः सुनेंगे, ये देखिए ये लंब है, लंब कितना हो जाएगा 4। अब इसके बाद ये नीचे कण है, यहाँ नीचे ये 5 है, तो ये हो गया। यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए, यहाँ सी लिख लीजिए। पाइथागोरस से प्रमेय से इस भुजा का मान निकाल लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से जब आधार भुजा का मान निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा आप बताएंगे 3 प्राप्त होगा। तो चलिए ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं, कैसे निकालेंगे। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे क्या कण का वर्ग, कण क्या है AC है, AC का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस क्या लिखेंगे BC लंब का वर्ग। AC क्या है, AC आप बताएंगे 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग हो गया। AB क्या है, AB की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, क्यों ज्ञात करनी है अभी आपको बता रहे हैं। BC कितना दिया गया, BC 4 दिया गया, 4 का वर्ग करते हैं, 5 5 25 होगा, माइनस 4 चौक कितना होगा 16, यहाँ कितना लिखेंगे AB का वर्ग। समझ में आ रहा है, आप ध्यान देते रहिएगा। यहाँ 25 हो गया, ये 4 चौक 16 हो गया, 25 के पास 16 लाया गया, यहाँ घटाएंगे कितना आ गया 9 आ गया, यहाँ लिखेंगे AB का वर्ग। तो यहाँ आप लिखिएगा AB बराबर कितना लिखेंगे रूट में 9, AB बराबर कितना आ गया आप बताएंगे 3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। ध्यान दीजिएगा, पुनः काश थीटा का मान पूछ रहा है, तो काश थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, लाल बटे कक्का से निकाल लीजिए के ये हो गया। आधार बटा क्या होता है कण होता है, आधार क्या है 3 है, कण क्या है 5 है, यही आपका आंसर पूछ रहा है। काश थीटा की वैल्यू याद करिए, तो काश थीटा की वैल्यू आप 3/5 बताएंगे। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, tan थीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ से ध्यान से सुनेंगे, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा है, tan थीटा का मान। अच्छा ये बताइए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ लिखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, आप बताएंगे होता है। जब सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, तो अगर इसी में हम आपसे पूछ लेते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये देखिए जब tan स्क्वायर थीटा बराबर पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, इस एक को इधर लाएंगे माइनस होगा, यहाँ बराबर उधर क्या है tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यहाँ से पुनः ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको सिर्फ tan थीटा पूछा है, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर में है। जब यहाँ स्क्वायर में है तो आप इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख लीजिए tan स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ लिखेंगे आप सेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ आप क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर रूट में क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, ये हो गया। यही आपसे पूछ रहा है, ये आपका हो गया। ये तो आपका डायरेक्ट सूत्र ही था, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता था, तो सेक स्क्वायर थीटा इस 1 को इधर लेके चला आया, बराबर में tan स्क्वायर थीटा लिखा ही रहा, उसके बाद tan को यहाँ लिख लिया, इसको इधर ले जाके कर दिया। अब यहाँ tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, tan थीटा बराबर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। तो ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन को हमने आपको सॉल्व कराया, और ये आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। अब इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे चलती रहेगी, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो उसको आप कमेंट करिएगा। धन्यवाद।